चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराया था लास्ट क्लास में। इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर सारे हो गए थे, दोनों हो गए थे ना, दो ही हैं। बॉइलिंग पॉइंट और उनपे इफेक्ट बता दिया था, किसमें मॉलिक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, किसमें एक्सपेंड करता है, किसमें मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, किसमें कम होता है ना, ये बातें हो गई थी। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन है why HF is liquid। ये क्वेश्चन करा तो नहीं चुके हैं? H2S is gas। हाँ पानी का भी बताया था। HF लिक्विड है और H2S गैस है, क्यों? ठीक है, क्योंकि HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होता है, कई सारे एंटाइटी जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल बिकम्स बल्की, और जहां पे भी एसोसिएशन होगा वहां मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? लिक्विड। फिजिकल स्टेट पास पास आ गए तो क्या बन गया? लिक्विड। लेकिन H2S के केस में क्या होता है? सल्फर का साइज बहुत बड़ा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। सल्फर का साइज क्या है? बड़ा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी नहीं है जितनी ऑक्सीजन और फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस देन फ्लोरीन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन ज्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, है ना। सल्फर का साइज बड़ा हो गया, बड़े साइज का एटम जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस देन F, नॉट फॉर्म H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। नो एसोसिएशन, कोई मॉलिक्यूल एसोसिएट नहीं होंगे, तो दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो फिजिकल स्टेट कौन सी होगी? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए तो बोलिए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। आइस का क्वेश्चन बता दिया था कि आइस में एयर केजेस होते हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होगा तो हल्का हो जाएगा सब्सटेंस, और हल्का हो गया तो पानी के ऊपर क्या हो गया? पानी से डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी तो फ्लोट करने लगेगी। इसके पहले यही बताया था कि वॉल्यूम बढ़ा इसलिए डेंसिटी कम हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? कोई बात नहीं, चलता है ऐसे। बोलना चाहिए उन बच्चों से दिक्कत होती है जो क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते हैं। जो बच्चे बोलते हैं उनसे दिक्कत नहीं है, उनसे ठीक ही रहता है माहौल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई chloral hydrate is stable while it have 2 OH on same carbon। ऑर्गेनिक में आप देखेंगे कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है अनस्टेबल, उसमें से पानी तुरंत निकल जाता है। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं?
अनस्टेबल होते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि एक कंपाउंड है क्लोरल और उसका अगर हाइड्रेट बनता है क्लोरल हाइड्रेट, तो क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन पे 2 OH अटैच हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेबल है। तो क्या रीजन है देखते हैं। क्या हो गया, हाइड्रेट का फॉर्मूला ले लिया जाए। तुम अपना PCl5 का सवाल ले आना, है ना, जो भी था तुम्हारा। देखो क्लोरल होता है CCl3CHO, इसको बोलते हैं हम क्लोरल। जब इस क्लोरल का हाइड्रेट बनता है तो किस तरीके की पोजीशन हमको दिखती है, देखिए C के ऊपर 3 Cl लगे हुए हैं, इधर हो जाएगा आपका 2 OH लगाने हमको, यहाँ पे है CH और यहाँ पे लगा दो O, O H लगा दो, इधर लगा दो O, इधर लगा दीजिए OH और इधर लगा दीजिए OH। जब हाइड्रेट बनेगा इसका पानी में, क्रिस्टल जब बनेगा इसका, क्या याद करेंगे कि क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर ये है, या तो बना के देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। अभी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखते हैं अगर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पे OH एक और एक OH ये 2 OH ग्रुप अटैच हैं, तो ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं अनस्टेबल। और स्टेबिलिटी के लिए इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, मतलब ये OH और ये H निकल जाएगा, पानी निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, मतलब ये फिर से CHO बन जाएगा। ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। अगर हम इसको ऐसे देखते तो ये अनस्टेबल होता और अनस्टेबल होने की वजह से पानी निकल जाता और ये क्या बना लेता, CCl3CHO बना लेता। यहाँ से अगर OH और H निकाल दोगे तो CHO ही बनेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में फंस जाता है। किसके किसके बीच में आ जाता है, ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे इसके साथ तो ये जुड़ा है बॉन्ड से, इसके साथ नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये हाइड्रोजन इसके साथ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो जाएगा। बॉन्ड जब फॉर्मेशन होते हैं तो स्टेबिलिटी गेन होती है, इसीलिए बॉन्ड बनता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो आप क्या आंसर बताएंगे, स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाँ H बॉन्ड, क्लोरल हाइड्रेट, कोरल नहीं क्लोरल, क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, ऑल्दो क्लोरीन इन जनरली पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, Cl का भी साइज अच्छा खासा बड़ा होता है, लेकिन एक ही सिंगल ही केस है जहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, नहीं तो फ्लोरीन करता है, ऑक्सीजन करता है, नाइट्रोजन करता है, FON, फोन याद रखते हैं।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात होगी तो किसका नाम याद रखेंगे? फॉर्म। हाँ बोलो बेटा। क्योंकि उससे तीन तीन स्केल है ना, तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से उधर एच की तरफ स्केल। हाँ रिपल्शन तो यहाँ होगा ही अच्छा खासा। देखो तीन तीन सीएल है ना, और सीएल बड़े बड़े ग्रुप हैं, तो सीएल थोड़ा इधर खिसकेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन और सीएल के बीच में कौन फंस जाएगा? हाइड्रोजन। अगर वैसे देखो तो कार्बन पे ये सीएल अटैच है तो थोड़ा दूर ही होगा, डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इनके बीच में क्या होगा? इन तीन सीएल के बीच में रिपल्शन होगा। सीएल का साइज क्या है? बड़ा है, एक ही कार्बन पे अटैच है, तो अपना एरिया क्या करेंगे? फैलाएंगे। फैलाएंगे तो इधर वाला थोड़ा सा इधर आ जाएगा, इधर वाला थोड़ा सा इधर आएगा। जब इधर आएगा तो दिक्कत किसको करेगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। हाइड्रोजन फंस गया ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में, एक के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगी? स्टेबिलिटी। कोई दिक्कत? नोट कर लिया बच्चों सबने? जैसे एक एग्जांपल है हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप। पीरियोडिक टेबल आप पढ़ चुके हैं। 16 ग्रुप के हाइड्राइड कौन कौन से होते हैं बताइए जरा। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड। 16 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है? ओल्ड स्टाइल से टीपो, यही था ना? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव में काउंट होता है, तो कहां तक की बात करनी है? सेलेनियम तक बात करनी है। हाइड्राइड की बात हो रही है, मतलब उनका हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेगा। तो 16 ग्रुप के हाइड्राइड की अगर बात करेंगे तो कौन कौन से होंगे? H2, हाँ टेलुरियम तो लेंगे, पोलोनियम H2O हो गया, H2S हो गया, H2Se हो गया, H2Te हो गया, ये ले लिए 4, है ना? अब पूछा गया है इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। क्या पूछा गया? इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? अब आपको क्या चीज बताई थी? एक चीज आपको सिखाई थी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अगर देखो आप, तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो कॉमन है, सब में H2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबसे कम होगा, सल्फर का उससे ज्यादा, सिलीनियम का उससे ज्यादा, टेलुरियम का उससे ज्यादा। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर देखो तो नीचे जाने पे मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर वैसे सीधे सीधे सोचें तो नीचे वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए और ऊपर वाले का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे? ड्यू टू H बॉन्डिंग, वो भी कौन सी? इंटरमॉलिक्यूलर, जिसमें एसोसिएशन होगा मॉलिक्यूल का। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन वाटर, एसोसिएशन अकर, और अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल हैवी हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, और बल्की हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस केस में मॉलिक्यूलर वेट से हम देखते तो सबसे कम H2O के बॉइलिंग पॉइंट को कहते, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सबसे ज्यादा होता है। इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा होता है H2O का। H2O का सबसे ज्यादा हो जाएगा।
उसके बाद H2S होगा, फिर H2SE होगा, फिर H2O का ज्यादा कर दो, इधर उल्टा बना दिया मैंने। ठीक है, क्या बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही है, तो मॉलिक्यूलर वेट से ही सोचना है। पानी में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ गए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, H2TE से भी ज्यादा होगा H2O का। हम्म। अच्छा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो लेस वोलेटाइल है कि मोर वोलेटाइल है? भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसकी वेपर बनने में टाइम लगेगा ना। मान लीजिए कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, और कोई ऐसा लिक्विड है जिसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, पहला वाला क्या होगा, 25 वाला जो होगा वो जल्दी वेपर बनने लगेगी उसकी, और 70 वाले में क्या होगा, 70 तक पहुंचेगा, तभी तो टाइम लगेगा ना। तो जिसकी वेपर क्या होगी, जल्दी बनेगी, उसको क्या बोलेंगे, मोर वोलेटाइल, और जिसकी वेपर लेट में बनेगी उसको क्या बोलेंगे, लेस वोलेटाइल। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखो तो पानी का वेपर क्या होगा, लेट में बनेगा, तो पानी क्या हो गया इनके कंपैरिजन में, लेस वोलेटाइल हो गया, और बाकी सारे क्या हो गए, ज्यादा हो गए उसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, मान लो बॉइलिंग पॉइंट ना पूछ करके क्या पूछ लें, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, why H2S liquid but other H2S, H2SE and H2TE are gases। उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, H2O इसीलिए लिक्विड है क्योंकि उसमें क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड पास पास आ गए, एसोसिएशन हो गया तो लिक्विड स्टेट बन गई। और H2S और H2SO और H2TE में क्या हुआ, दूर दूर है मॉलिक्यूल, नो एसोसिएशन, तो वो कौन सी स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट। ये भी सवाल है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का सवाल था। एक और सवाल लिख लीजिए, आंसर सेम है, why H2O is liquid while H2S, H2SE, H2TE are gases। आंसर सेम है, पता ही है। क्वेश्चंस कई सारे दे रखे हैं, एक एक नहीं करा रही हूँ, इसमें से चूज कर करके करा दे रही हूँ। हाँ, इंटर इंटर इंटर, हाँ इंटर में ही बीपी बढ़ता है, इंट्रा में कम होता है। हो गया, हाँ सेम, इसीलिए नहीं बता। C2H5OH और C2H5 CH3OCS3। C2H5OH को बोलते हैं इथेनॉल, अल्कोहल है ये, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, और CH3OCS3 को बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम है इसका,
डाइमिथाइल ईथर, कार्बन चेन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाता है तो ईथर बोला जाता है, डाइमिथाइल ईथर। सवाल है कि मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम है दोनों, बट बॉइलिंग पॉइंट of C2H5OH is higher. C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो दोनों के क्या आते हैं, सेम आते हैं। निकाल लें कितना आएगा मॉलिक्यूलर वेट। हाँ ये सवाल है आपका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोथ कंपाउंड्स आर सेम बट boiling point of C2H5OH is high. मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, निकालने की जरूरत नहीं, वैसे बोल दिया सेम है तो यहाँ वो चेक करना नहीं है। कितना हो गया, 24 + 6 + 16 कितना आएगा, 46। मुझे याद है मैंने जोड़ा नहीं, और इसका भी इतना ही आएगा। आइसोमर है ये दोनों एक दूसरे के। 46 आ रहा है दोनों का मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, C2H5OH का। C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल में क्या होगा आपका, अल्कोहल में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर छोटे अल्कोहल हैं, कार्बन कम है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी पूरी है। तो C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ये C2H5OH है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, अगर इसका पानी में सॉल्यूशन लेते हैं, HOH, बीच में क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग, आराम से फिर इधर एक C2H5OH लग जाएगा। H बॉन्डिंग इसकी दिखा चुके हैं आपको बना के, तो इसमें तो H बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन डाइमिथाइल ईथर जो नीचे वाला कंपाउंड है, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन इस तरीके से बीच में होता है और CH3 ऐसे अटैच होते हैं इसके साथ। ये जितना लंबा बॉन्ड दिखा रहे हैं, इतनी लंबाई तो होती नहीं बॉन्ड की, मॉलिक्यूल छोटे होते हैं। तो ये जो CH3 ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप, ये बड़े बड़े होते हैं, काफी बल्की होते हैं। क्या होते हैं, बल्की ग्रुप हैं। CH3 इधर, CH3 इधर, तो इस ऑक्सीजन को पार्टिसिपेट ही नहीं करने देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बिल्कुल छोटू सी चीज, यहाँ पे एकदम छोटी सी चीज है, इसके बगल में इतने बड़े ऐसे इसको कवर अप किए हुए ग्रुप है, एक तरफ से भी और दूसरे तरफ से। अब आप बोल सकते हो कि जो पहला केस था उसमें तो इथाइल भी तो बड़ा ही होगा, वो तो मिथाइल से भी बड़ा है ना, इसमें C2H5OH। तो एक तरफ से ही ग्रुप है, एक तरफ से ऑक्सीजन थोड़ा फ्री हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और किसकी जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बिल्कुल CH3 एक बड़ा सा अटैच है, और दूसरी तरफ भी बड़ा CH3, बीच में ऑक्सीजन ट्रैप है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन भी नहीं है ना, एक्स्ट्रा वैसे हाइड्रोजन फ्री वाला है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, H बॉन्ड बनेगा नहीं, तो एसोसिएशन होगा नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कैसे। लेकिन पहले वाले केस में बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज्यादा, बना लीजिए, ये लिख लीजिए, बल्कि बल्कि होने के ये मॉलिक्यूलर वेट पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना, एसोसिएशन कोई कर नहीं रहा है, यहाँ एसोसिएट हो रहा है, कई सारे C2H5OH जुड़ गए। बल्कि होने से क्या होता है, इफेक्टिवली मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि मॉलिक्यूल में C2H5OH को गर्म करना है, मतलब 46 एटॉमिक मास को हमको वेपर बनाना है,
46 मोलर मास वाला कंपाउंड है, उसको हमको वेपर बनाना है। लेकिन अगर ये एसोसिएट हो गया तो ये 46 नहीं है, ये 46 प्लस पानी अगर यहाँ अटैच हो रहा है 18 प्लस 46, फिर पता नहीं कितने मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएटेड है, तो बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, बल्कि चीज है। मान लो सपोज नहीं, मैं 70 kg की हूँ और ये रितिका है ना, ये होंगी अराउंड 35, हाँ 40 kg की। अब इनको दौड़ाओगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना कि ये तेजी से भागेंगी मेरे से, प्रोबेबिलिटी तो यही ज्यादा है। तो जब हल्का फुल्का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो क्या होगा, वेपर बनने में उसको जरा सा टेम्परेचर दिया, टिंग 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 ऊपर, ठीक है। और अगर भारी सा मॉलिक्यूल है, मोटू सा बैठा हुआ है, यहाँ तो दुनिया का एसोसिएशन हो गया, तो वो तो क्या करेगा, उसको टेम्परेचर देते रहो, जल्दी से उसको मामला नहीं बैठेगा। समझ आई बात, मोटी मोटी बात। हाँ, हम कभी ऐसी एक्सपेरिमेंट भी हो सकती है जिसमें इंटरव्यू और इंट्रा भी हो। इंटरव्यू इंट्रा भी हो, अभी होती है एक जगह पे एग्जैक्टली, अभी तो मुझे एग्जांपल नहीं याद आ रहा, पर हुई है, मैंने पढ़ा तो, इंट्रा इंटर दोनों, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल। एच बॉन्डिंग के केसेस खत्म हो गए हैं, कोई शीट वीट में नया क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो पूछिए। एच बॉन्डिंग में दिमाग कैसे लगाना है, एक और सवाल कर लो इससे रिलेटेड, वैसे फिजिक्स में पढ़ाया जाता है आपको, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, उसके बाद और उसके पहले इसकी डेंसिटी क्या है, कम है। अगर ग्राफ खींचा जाए डेंसिटी ऑफ वाटर और टेम्परेचर में, तो ऐसा देखा जाता है ग्राफ इस तरीके का मिले, ठीक है। ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके पहले भी डेंसिटी कम है, इसके बाद भी डेंसिटी कम है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कितने केल्विन टेम्परेचर हो गया, 277 केल्विन टेम्परेचर। इसके पहले अगर टेम्परेचर है तो डेंसिटी कम है पानी में। आइस तो 0 पे बनेगी, आइस कितने पे बनेगी, 0 पे, माइनस में भी चले जाओ आइस ही रहेगा। फिर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अप टू कहाँ तक ले आए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो धीरे धीरे क्या होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर का मतलब आइस का, वैसे वैसे उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटेंगे तो जो बड़ा वॉल्यूम था, जो केज लाइक स्ट्रक्चर था, वो ब्रेक होना स्टार्ट होगा। तो बड़ा जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी अपने आप क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ तक डेंसिटी इंक्रीज करती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद फिर से डेंसिटी डिक्रीज करने लगती है। क्वेश्चन आता है कि पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिपोर्ट की गई है। हाँ। अच्छा, आपने करके देखा हुआ है जी, बताओ भाई, अच्छा सवाल है। हाँ, क्या नाम है, क्या नाम है, आद्या ने पूछा है कि मैम आइस क्यूब्स तो हार्ड है ना, और स्नो की बॉल्स अगर आप लेते हो तो वो क्या होते हैं आपके,
तो क्या रिलेशन है, क्या चूरा चूरा तो कौन बताएगा, कौन बताएगा चूरा चूरा, उसका आंसर कौन बताएगा चूरा चूरा, जो इन्होंने आंसर दिया है, जिसने साइंस नहीं पढ़ी है। आप तो उसमें कोई साइंटिफिक फिनोमिनल लगाओगे ना। हाँ कोई ऑनलाइन में कोई बताना चाहता है? शायद इसलिए क्योंकि जैसे हम बर्फ को जमाते हैं फ्रिज में, हाँ तो हम उसको एक जैसे जो भी ट्रे वगैरह जो मोल्ड होता है उसमें लेके बनवाते हैं, लेकिन जो नेचुरली हम स्नो देखते हैं तो भी बहुत सारे पीस, बहुत सारे फ्रेगमेंट होते हैं जो कि एक साथ आए हुए होते हैं, तो इसलिए वो लूजली पैक होते हैं, whereas जब वो फिक्सली आए होते हैं वही एक गार्गी तो ये कह रही है कि फ्रेमिंग के लिए मोल्ड हमारे पास है, शेप है, तो उसमें जो है जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होता है, हार्ड क्रिस्टल्स बन जाते हैं और उसमें हाँ हाँ हाँ, तो आशिक ने बोल दिया सीधे सीधे आंसर कि लेक्स भी तो बन जाती हैं, वो हो जाती है, आइस बन जाती है उनके ऊपर लेयर में, तो वहां तो नहीं मिलता है कटोरा और बर्तन। हम बोलते हैं कि आइस नहीं होती है, वहाँ पे एक surface ऐसा रहता है ना, वहाँ पे अगर हम mountain पे देखें तो लोग चलते हैं उसके ऊपर, लेकिन जो glacier होते हैं बताऊंगी, मैं देखूंगी, अच्छा सवाल तो अच्छा पूछा इन्होंने, पर मुझे देखना पड़ेगा कि इसका क्या रीजन है, सबने ढूंढना है। चलो हम लोग आज पढ़ते हैं बी बी, है ना, ठीक है, बिग बॉस नहीं है ना, ना हस्बैंड्स की बीवी है, ये क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बादल पानी और बर्फ से निकल आई है, बैक बॉन्डिंग पे आ जाइए, पानी और बर्फ से बाहर आइए, चलिए उड़िए वहां से, बैक बॉन्डिंग पहले समझ लो, थोड़ा सा ध्यान से, लिखना नहीं है, तुरंत तुरंत लिखेंगे नहीं, चीज समझ जाइए, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है, सपोज BF3 है, नोट ना करो कोई, BF3 का मॉलिक्यूल है, ठीक, BF3 के मॉलिक्यूल को अगर देखो तो बोरॉन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s2 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, और यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तीनों अनपेयर्ड हो जाते हैं, और तीनों अनपेयर्ड होके हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होके ये एक एक से क्या करता है, बॉन्डिंग बना लेता है, बॉन्डिंग बनाने के बाद भी अगर देखो तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये आपका ऑक्टेट रूल का क्या है, एक्सेप्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, या कह सकते हो कि बोरॉन इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ऐसा एटम है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, ठीक, तो ऐसे केसेस में जिसमें अब बोरॉन भी छोटा है और फ्लोरीन का साइज भी छोटा है, तो इसका जो p ऑर्बिटल होगा और इसका जो p ऑर्बिटल होगा लगभग लगभग कंपैरेबल
शेप और साइज का होगा। शेप तो सारे पी ऑर्बिटल का ही सेम ही होता है, सारे के सारे पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, सेम होगा, चाहे बड़ा एटम हो चाहे छोटा। इसमें अगर बात करो तो यहाँ पे 2p है ना, और यहाँ पे अगर बात करो फ्लोरीन में बात करो तो फ्लोरीन में क्या होगा सिस्टम, 1s2 2s2 2p5 यही होगा। ठीक, अब ये जो 2p5 था, एक ये इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन था, 3 फ्लोरीन इससे अटैच होने आए थे, तो एक ये इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, एक ये दूसरे फ्लोरीन का यूज होगा, इसी तरीके से ये वाला, इसी तरीके से तीसरे फ्लोरीन का यूज होगा, 3 का ये सिस्टम यूज होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यूज होगा। ये वाले अनयूज्ड हैं। अनयूज्ड का क्या मतलब है, लोन पेयर पड़ा हुआ है, एक एक फ्लोरीन के पास 2-2 लोन पेयर पड़े हुए, एक इलेक्ट्रॉन उसने यूज किया और 2-2 लोन 3-3 लोन पेयर है ओवरऑल में, तो देखो तो 2s2 वाला भी लोन पेयर पड़ा रहेगा, 2p वाला भी पड़ा हुआ है ना। फ्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, एक से उसने बॉन्डिंग बनाई तो 6 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होंगे, मतलब उसके 3 लोन पेयर उसके पास पड़े हुए। तो ये जो p के ऑर्बिटल होते हैं, इसमें ये जो लोन पेयर खाली पड़े हुए हैं, ये बोरॉन की जो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना हुआ है, जो सेंटर कह रहा है कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके पास अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा आ जाता है जिसके पास लोन पेयर हो, तो उससे अटैच हो जाता है, ये ले लेता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या करता है, ये बोलता है चलो भाई हम जिस सिस्टम में है उसी में किसी से इलेक्ट्रॉन मांगते हैं, तो एक अलग तरीके का अरेंजमेंट डेवलप होता है जिसमें इसके जो ऑर्बिटल हैं और जो फ्लोरीन के p ऑर्बिटल हैं, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन के p ऑर्बिटल में आ जाते हैं, परमानेंटली नहीं दे रहा है, काइंड ऑफ रेजोनेंस है, कभी यहाँ कभी यहाँ, काइंड ऑफ रेजोनेंस है, कभी यहाँ कभी यहाँ। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पे आ जाएंगे तो आप क्या सोचते हो, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। ठीक, अब क्योंकि एक फ्लोरीन से ऐसा सिस्टम बन रहा है, तो कभी मान लो किसी टाइम पे आप देखो तो इस फ्लोरीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है, कभी देखोगे तो ये वाला फ्लोरीन का p ऑर्बिटल इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, कभी ये वाला p ऑर्बिटल इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एक साथ तीनों देंगे, एक साथ तीनों देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 6 अगर और मिल गए तो 12 हो जाएंगे ना, एक्सेस हो जाएगा। तो एक्सेस नहीं कर रहा है, कभी इससे मिल रहा है, कभी इससे मिल रहा है, कभी इससे मिल रहा है, रेजोनेंस काइंड ऑफ है, मतलब इसने पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, लेकिन कभी ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्लेस है कि यहाँ पे भी यूज हो सकता है और यहाँ पे भी यूज हो सकता है, दोनों को, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉन की भूख है उसको शांत करने का काम फ्लोरीन के p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कर देता है। ठीक, अब इस बॉन्डिंग को हम बैक बॉन्डिंग नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये फ्लोरीन फ्रंट में हो गया, इसके ऑर्बिटल आगे की तरफ है, जब आप मान लो इस मॉलिक्यूल से मिलने आते हो तो इधर से आओगे अगर, तो पहले फ्लोरीन के ऑर्बिटल मिलेंगे, फिर सेंटर में बोरॉन के ऑर्बिटल मिलेंगे। तो क्योंकि फ्लोरीन से पीछे की तरफ जाके, मान लो फ्लोरीन इधर खड़ा है और पीछे की तरफ कोई एटम खड़ा है, यहाँ से सामान पीछे की तरफ देना है, यहाँ से सामान इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ देने, तो इस ऑर्बिटल से पीछे की तरफ सेंटर में जाके इलेक्ट्रॉन दिए गए, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, बैक बॉन्ड। क्लियर है इतना पॉइंट। अच्छा, कभी भी कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन का अगर लेना देना हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एक बॉन्ड बनेगा। अब बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, अगर इलेक्ट्रॉन कभी कभी आता है बोरॉन के पास, इसका मतलब एक बॉन्ड और बनेगा बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है तो एक एटम देता है, दूसरा एटम लेता है, एरो से बनाते हैं, तो उसको भी हम कोवेलेंट कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो सिंगल ना हो करके कैसा होगा, डबल होगा, और डबल भी नहीं बोलेंगे, कंप्लीट डबल नहीं, जैसे बेंजीन के बॉन्ड इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं ना,
ये जो हम फटाफट से रिंग बना देते हैं ये तो गलत है, ये सही स्ट्रक्चर है कि डबल बॉन्ड कभी दो इस कार्बन के बीच में, कभी इधर रेजोनेंस ऐसे ही शो किया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेजोनेंस काइंड ऑफ हो जाएगा। रेजोनेंस किस वजह से हुआ, बैक बॉन्डिंग की वजह से हुआ। बैक बॉन्डिंग नाम क्यों दिया गया और हुई क्यों, क्योंकि बोरॉन का एटम जो था वो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। फ्लोरीन और बोरॉन के एटम जो हैं उनका जो पी ऑर्बिटल है उनका साइज क्या है, सेम है। जब साइज सेम होगा, पास पास ऑर्बिटल होंगे, तो इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। मान लो किसी का पी ऑर्बिटल इतना बड़ा है और किसी का पी ऑर्बिटल मेरे इतने, ये पूरे हैंड की लेंथ है, इतनी लेंथ है, तो इसके पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे और दूसरे वाले के कहाँ होंगे, यहाँ पे। तो बैक बॉन्डिंग का होना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दोनों अगर अगल बगल हैं, थोड़े से आसपास हैं, तो इधर से इधर बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाएगी। तो क्योंकि फ्लोरीन का भी 2p यूज होना है और बोरॉन का भी 2p यूज होना है, इसलिए ऐसे केसेस में बैक बॉन्डिंग देखी जाती है। बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड में जो कैरेक्टर आता है, रेजोनेंस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। बैक बॉन्डिंग से जो सिंगल बॉन्ड होता है वो काइंड ऑफ डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, काइंड ऑफ डबल बॉन्ड में। ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की गई तो सिंगल जैसी नहीं थी और ना ही डबल जैसी थी। सिंगल बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड लेंथ के बीच में अगर बॉन्ड लेंथ आपको मिलती है तो आपको डाउट क्या आता है कि कहीं ना कहीं रेजोनेंस हो रहा है। बॉन्ड ना तो पूरे तरीके से सिंगल है और ना ही पूरे तरीके से डबल है। तो ऐसा यहाँ पे केस मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीबी बैक बॉन्ड। ठीक है, तो थ्योरी लिख लें थोड़ी सी इसकी पहले, फिर एग्जाम्पल करेंगे। बात समझ आई? एक डाउट है। हाँ बोलिए बोलिए। ना जैसे जो फ्लोरीन का पी है, तो जैसे मतलब दो तो हम जैसे दो तो पेयर में है हाँ फ्लोरीन के ग्रुप में और एक सिंगल है, हाँ, तो जैसे ये अपना पेयर देना तो सिंगल वाले का क्या होना है ये? सिंगल तो फ्लोरीन के साथ बना लेगा ना, फ्लोरीन वाला बोरॉन के साथ। सिंग तो अभी पेयर ऐसे रहेंगे, सिंगल बनाएगा बस। हाँ, पेयर जाएंगे उसके पास। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे तुमको बोले, मान लो हर्ष को बोले कि कभी मेरे घर पे रहो और कभी अपने घर पे रहो, तो परमानेंट इनका घर कौन सा है, अपना घर है। लेकिन मैं बोल दूं तुमको आजादी है, कभी मेरे घर पे भी यहाँ पे भी रह सकते हो, तो ये क्या करेंगे, कूदते रहेंगे, कभी उधर कभी इधर, कभी उधर कभी इधर, है ना। कभी इनकी मम्मी को कोई काम है तो इनको बोल दिया, कभी मुझे कोई काम है तो मैं इनको बोल दूंगी। तो दोनों घर में क्या हो गए, ये यूज्ड अप हो गए, मतलब उसकी पोजीशन एकदम फिक्स नहीं है, बट उसका एक अपना पर्सनल स्पेस तो है ही। जैसे फ्लोरीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैं तो एग्जैक्टली किसके, फ्लोरीन के हैं, लेकिन थोड़ा सा कोई बगल में भूखा बैठा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके पास पहुंच जा रहे हैं, फ्रंट से पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए बॉन्डिंग को क्या बोल दिया, बैक बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी मिलती, रेजोनेंस अगर किसी भी स्ट्रक्चर में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उसको स्टेबिलिटी मिलती है, रेजोनेंस। हाँ, तो स्टेबिलिटी कैसे मिली, सोचो, अगर ऐसे सोचो आप कि आपको एक घर में फिक्स कर दिया जाए, तो कभी एक आपको एक रूम मिला, इसी जगह आपको पढ़ना है ना, और आपके घर में अगर ये फ्रीडम हो कि कभी आप स्टेयर्स पे बैठ के पढ़ सकते हो, कभी टेरेस पे जा सकते हो, जैसे मान लो आप एक ही रूम में पढ़ते पढ़ते ऊब गए, तो कभी आपको दूसरी जगह भी जाने की अगर आजादी है, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ और वहां पे जाके पढ़ो, तो क्या होता है, जगह बदलने से थोड़ा सा मूड भी तो फ्रेश हो जाता है, फिर थोड़ी और एनर्जी से बच्चा पढ़ता है। अब सिंपल बच्चा होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सिंपल हो, है ना। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, अगर नीचे से हम टेरेस पे भेज दें, पता चला वहां तो आबो हवा ले रहे हैं। चलो बैक बॉन्डिंग की थ्योरी लिखो, फिर बताती हूँ गार्गी आपका जो भी डाउट है, एक बार थोड़ा सा इसको नोट करो। नहीं, इसमें क्या समझ में आ रहा है इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं आ रहा। मैंने वर्बली जो आपको एक्सप्लेन किया वही समझ में, लिखिए बैक बॉन्डिंग, हेडिंग डाल ली है ना, लिखिए इन सम मॉलिक्यूल्स
in some molecule, electron deficient central atoms, electron deficient central atoms, electron deficient central atoms are present in which this deficiency is fulfilled by orbitals of adjacent side atom, orbitals of adjacent side atoms it is kind of resonance, kind of resonance in this bonding bond length is in between single and double. Bond length is in between single and double. And it can form only when orbitals are of comparable shape and size. Comparable shape and size. एग्जाम्पल लिख लो. इसमें मुझे मिली नहीं, इतनी देर से ढूंढ रही हूँ. एग्जाम्पल लिखो. BF3 कैसे दिखाया जाता है BF3 मॉलिक्यूल को? ना ये सिंगल बॉन्ड है और ना ही कंप्लीट डबल बॉन्ड. देख पा रहे? एक बोरॉन और एक फ्लोरीन के ऑर्बिटल में होगा. ऐसे ही इधर भी होगा, सेम टू सेम इधर भी होगा, तीनों तरफ. ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा, कोई सा भी नहीं, जो अलाइन होगा, जो साथ में होगा. पीजेड तो पहले ही यूज हो गया वो बनाने में, है ना. और हाइब्रिडाइजेशन वाइज देखोगे तो बीच में पीजेड है नहीं, sp2 है. BF3 का वैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है ना. तो बीच में ऑर्बिटल कौन से हैं? sp2.
2 P यूज हो चुके, 1 P बचा हुआ है ना, कोई भी हो सकता है, PX PY में से कोई भी। हाँ, अलाइनमेंट सेम होना चाहिए ना। कोई भी बॉन्डिंग करानी है तो क्या है, एसोसिएशन बनाना है। आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी तो ऐसा थोड़ी ना कि आपसे हमको फ्रेंडशिप करनी तो मुंह उधर घुमा के बात करें आपसे, है ना। फ्रेंडशिप करने का क्या मतलब है कि 1 to 1 आमने सामने बात होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं हम तो मुंह उधर ही करेंगे और फ्रेंडशिप भी करनी है, तो नहीं हो पाएगी भैया, निकल लो। ठीक है, कंडीशन क्या क्या थी, बैक बॉन्डिंग क्यों बोला गया था, लिखवा दिया, ये नोट करवा दिया, क्यों बोला था इसको बैक बॉन्डिंग, नोट करा दिया होगा ना, बैक बॉन्डिंग क्यों बोला था। इसमें मिला ही नहीं हमको। मैम तो एक बार में 2 क्लोरीन करते हैं, एक बार में 2 नहीं करेंगे, एक बार में तो एक ही करेगा, 2 कैसे करेंगे। हाँ 2 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, एक बार में एक ही, एक के साथ ही होगी। एट ए टाइम अगर आप देखोगे उसके मॉलिक्यूल को, अगर आप अंदर से देखते हो तो एक बार में क्या करेगा, एक ही करेगा। एक पेयर जाएगा। हाँ एक पेयर जाएगा। कोई दिक्कत, बोलो बच्चों, बच्चे कहाँ हैं मेरे, बोल क्यों नहीं रहे हैं। 2.56, तुम कहाँ बोल रहे हो भाई, तुम कहाँ हो। 2.56 चलो भाई, एक सवाल कर लो बैक बॉन्डिंग पे, एक क्वेश्चन तो कर लो, सस्ता सुंदर टिकाऊ एक सवाल तो करो, तभी तो समझ आएगा क्वेश्चन कैसे आएंगे। सही बताना पड़ेगा मुझे तो। सवाल लिख लो बैक बॉन्डिंग पे, पूछा गया है ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग बताना है, किस में ज्यादा होगी किस में कम। एग्जाम्पल दिए हुए हैं BF3, BCl3, BBr3, BI3, सब में बोरॉन है, तो बोरॉन को जरूरत तो सब में ही है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो किस में सबसे ज्यादा होगी किस में कम होगी, कुछ ऐसे केसेस भी होंगे कि नहीं होगी, ऑर्डर बताना है। क्या सोचते हैं आप। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि बोरॉन में 2p है और फ्लोरीन में क्या है 2p है, क्लोरीन का साइज बड़ा हो गया, बोरॉन में तो 2p रहेगा लेकिन क्लोरीन में क्या होगा 3p पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, आउटर वाला। यहाँ पे 2p और ब्रोमीन में क्या हो जाएगा 4p, यहाँ पे 2p और आयोडीन में क्या हो जाएगा 5p। अब 2p और 2p के तो कंपैरेबल साइज हैं, पास पास होंगे, 2p और 3p थोड़े से दूर हो जाएंगे, 2p और 4p और ज्यादा दूर, 2p और 5p के साइज में और बड़ा डिफरेंस हो जाएगा, एक इतना छोटा ऑर्बिटल है और एक काफी बड़ा ऑर्बिटल है, तो उनके इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर डिस्टेंस बढ़ेगा तो ट्रांसफर क्या होगा डिफिकल्ट होगा। तो अगर हम बोलें बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर, तो BF3 में सबसे ज्यादा, BCl3 में उससे कम, BBr3 में
है ना। इसमें होगी अच्छे तरीके से, इसमें थोड़ी बहुत होती है, इधर में तो होती ही नहीं, मामला ही खत्म। ऑर्डर पूछ लिया है तो ऑर्डर में ऑप्शन इस तरीके से बने हुए हैं तो ऑर्डर बताना ही पड़ेगा। ठीक है। बैक बॉन्डिंग का मामला क्लियर है। एक क्वेश्चन और करो, बढ़िया सवाल है, एडवांस में आया हुआ। तुम लोग को कोई दिक्कत है? सबके चेहरे पे अजीब अजीब से एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है? अब तो बहुत टाइम है, शांति से अच्छे तरीके से पढ़ो। है आराम से, अभी तो पढ़ो। लिखो ट्राई मिथाइल एमीन, लिखिए ट्राई मिथाइल एमीन। हाँ, ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन और दूसरा कंपाउंड है ट्राइसिलाइल एमीन। ठीक है। ट्राइमिथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है 3 CH3 ग्रुप लगा दीजिए और NaS के साथ, N के ऊपर एक लोन पेयर भी होगा। और ट्राइसिलाइल एमीन होता है कार्बन की जगह SI लगा दीजिए, सिलिकॉन SiS3 होल थ्राइस ट्राइसिलाइल एमीन। मैं बता रही हूँ, आपने नहीं बताना, मैं केस बता रही हूँ, है ना। इन दोनों में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्या चीज है, कैसे, वो बताती हूँ। दोनों का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्राइमिथाइल एमीन है, ट्राइमिथाइल एमीन को जब हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ दिखता है। कैसा स्ट्रक्चर दिखता है? मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देती है। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। ज्योमेट्री कौन सी हो गई? टेट्रा। और शेप अगर हम देखें तो शेप में हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो लोन पेयर है, लोन पेयर कंसीडर होता नहीं है, ऐसा वाला जो शेप होता है उसको पिरामिडल को। क्लियर है बात इतनी? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिरामिडल। अब ट्राइसिलाइल एमीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ट्राइसिलाइल एमीन का जो स्ट्रक्चर है, अभी बनाना मत, है ना, पहले मुझे बना लेने तो एक्सप्लेन कर। ट्राइसिलाइल एमीन का स्ट्रक्चर हमको कुछ इस तरीके का दिखता है, देखना ध्यान से। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहे हैं, कैसा दिख रहा है? ना डबल ना सिंगल। यहाँ पे लगा है SiS3, यहाँ पे लगा हुआ है SiS3, यहाँ पे लगा हुआ है Si। ठीक। ये जो ज्योमेट्री है, ये जो शेप है, ये कैसा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर।
एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्टेड ये था कि जैसे CH3 भी उसी ग्रुप का है, कार्बन भी उसी ग्रुप का है, सिलिकॉन भी उसी ग्रुप का है, यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे SiH3 लगा हुआ है, डिफरेंस तो इतना ही है। दोनों के, सिलिकॉन के भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर शेल में 4 है। सिंगल बॉन्ड बनाना चाहिए था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी, लेकिन जो शेप और ज्योमेट्री वगैरह, इस शेप जो देखा गया वो देखा गया ट्राइगोनल प्लेनर। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही देखा जाएगा बॉन्डिंग के हिसाब से, सिंगल बॉन्ड बने थे तो बॉन्डिंग के हिसाब से ऐसा था, लेकिन देखा क्या गया, ज्योमेट्री कैसी मिल रही है आपको, शेप कैसा मिल रहा है, शेप आपको मिल रहा है एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर। जब भी ज्योमेट्री प्लेनर वगैरह मिल गई, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, कुछ तो हाइब्रिडाइजेशन में, कुछ तो बॉन्डिंग में झोल हो गया। झोल कैसे हो गया, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है उसमें क्या हुआ, नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल हैं और जो सिलिकॉन के p ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में हो गई बैक बॉन्डिंग। कैसी बॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो गई। नाइट्रोजन का p और सिलिकॉन का p भी नहीं, सिलिकॉन का d ऑर्बिटल, इसके d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसके p में चला गया। जब भी p से p में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बोलते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। पाई क्यों बोल दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर आ गया, साइड वाइज टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एक ऑर्बिटल ऐसे है तो उसके बगल में एक ऑर्बिटल ऐसे, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो पाई बॉन्ड बोलते हैं। पाई बॉन्ड की वजह से ही डबल बॉन्ड आता है। तो यहाँ पूरा डबल बॉन्ड तो नहीं है, पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है बैक बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल में। जब P और P दोनों के PP यूज होते हैं तो बॉन्ड, उस तरीके की बैक बॉन्डिंग को बोलते हैं P पाई। लेकिन अगर D किसी का यूज हो रहा है तो बॉन्डिंग को बोलते हैं P पाई D पाई। कौन सी बॉन्डिंग बोल देंगे इसमें, P पाई D पाई। सेंटर एटम से नाम लेना शुरू करते हैं, इसका P यूज हो रहा है, इसका D, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कौन सी हो रही है, P पाई D पाई। बैक बॉन्डिंग कौन सी थी, P पाई D पाई। क्लियर है बात? नाइट्रोजन के पास पेयर तो है, सिलिकॉन के पास कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो सिलिकॉन के पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो ये बना लिया, ये बना, नाइट्रोजन को जो क्वेश्चन तौशिक ने पूछा, तौशिक ने बोला 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए थे, नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 उसने बना लिए, तो नाइट्रोजन को जरूरत क्या है, कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों बनाया बैक बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है देखो केस, ये बना लिया, तो आगे स्लाइड मूव करें, बना, जल्दी बनाओ, अच्छा सवाल था। अभी केस क्या होता, केस पलट जाता, तो क्या करना है, एरो को पलट दीजिए। नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर ऑलरेडी था, इसको तो जरूरत ही नहीं थी। सिलिकॉन का वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, सिलिकॉन के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग किस तरीके की हुई, बॉन्डिंग किसके बीच में हुई, नाइट्रोजन का जो Lp था वो किसके पास गया, सिलिकॉन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। अच्छा, बैक बॉन्डिंग हर जगह नहीं सोचेंगे, किसी किसी मॉलिक्यूल में देखी जाती है, वहां पे बॉन्ड लेंथ चेक की जाती है, बॉन्ड लेंथ चेक की गई, सिंगल की भी नहीं है और डबल की भी नहीं है,
तो बोला गया कुछ रेजोनेंस चीज टाइप की चीज है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ पे जाता है, सिलिकॉन पे जाता है। बॉन्डिंग में क्योंकि डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ तो नाम क्या दे दिया, पी पाई डी पाई, नाइट्रोजन से सिलिकॉन की तरफ। क्लियर है पॉइंट। एरो चेंज कर लीजिएगा पिछली वाली स्लाइड का, सिलिकॉन से नाइट्रोजन की तरफ दिखाया था ना, नाइट्रोजन को जरूरत नहीं थी। आप बोलेंगे तो सिलिकॉन को भी क्या जरूरत थी, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि इसका डी खाली है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता। अरे इसको नोट करने दो। तो क्या नहीं लिखेंगे, ऐसे करेंगे आप तो ज्योमेट्री याद रखेंगे। बनाना सिखा दें, बनाना। चलो, बनाना की स्पेलिंग क्या होती है, बनाना डबल एन होता है कि सिंगल एन? सही लिखा है, सही लिखा है पक्का, कि मैं बचपन से कंफ्यूज हूँ। बनाना बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ठीक है। ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज ज्यादा अच्छा लग रहा है, ब्रिज नाम ठीक है, बनाना बेकार है। चलो भाई, देखिए ध्यान से, लिखना नहीं है, बोर्ड पे देखना है। BH3 का मॉलिक्यूल है, बोरॉन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ पड़ा है, BH3, ठीक। इधर दूसरा एक BH3 का मॉलिक्यूल है, ये भी 3 बॉन्ड बना के क्या हुआ है, बैठा हुआ है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों क्या है, दोनों को क्या दिक्कत है, दोनों मॉलिक्यूल 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की भूख लगी हुई है इनको। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा, BH3 एसोसिएट होंगे, और एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको बोलते हैं B2S6, नाम होता है डाइबोरेन। नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना। नाम क्या है, डाइबोरेन, BH3 बोरॉन हाइड्राइड बोल रही, BH3 को क्या नाम दे दोगे, हाइड्राइड, ये भी है B2S6। हाँ ये इतना नोट कर लो, फिर स्ट्रक्चर समझाएं, फिर बनाना बॉन्डिंग समझाएं, बनाना बनाना बनाना। बनाना में अभी आपको बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, आराम से, प्यार से एकदम। किसको क्या बोलना है परी, क्या 5 मिनट का टॉपिक है, पढ़ लो एकदम शांति से। डाइबोरेन कंपाउंड का क्या नाम है, B2S6 का डाइबोरेन। B2S6 बनने की जरूरत क्या थी, 6 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम था, 8 इलेक्ट्रॉन बनना चाहता है, कैसे होगी इनकी मदद, मदद करवाते हैं इनकी। बनाया जाए,
ये रहा बोरॉन, एक ऑर्बिटल ये है, ये मान लो हाइड्रोजन है, ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक। दूसरे बोरॉन का सिस्टम बनाते हैं, एक बॉन्ड इधर पे, ये हाइड्रोजन है आपका, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबके इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, ओवरलैपिंग हुई है मतलब एक सिंगल बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है वहां पे, तो यहाँ पे बॉन्ड बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, बॉन्ड बनने का मतलब सिंगल बॉन्ड अगर बना है तो 2 इलेक्ट्रॉन है फुल, ठीक। ये एक BH3 का सिस्टम है, ये दूसरे BH3 का सिस्टम है। यहाँ पे बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, खाली p ऑर्बिटल पड़ा हुआ होगा, इसके बगल में यहाँ पे ये वैकेंट वाला पड़ा हुआ, इस बोरॉन का यहाँ पे पड़ा हुआ, ये कौन सा है, ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है, दोनों के एक एक p ऑर्बिटल वैकेंट है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे तो इस ऑर्बिटल में ये ले सकता है, इसके पास जगह है, ठीक। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सिस्टम है, इस तरीके की व्यवस्था है कि ये जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है कभी तो यहाँ पे रहेगा और कभी इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, किसी टाइम पे यहाँ पे होगा, किसी टाइम पे यहाँ पे होगा। जब भी हम कोवेलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, 2 एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो इस बोरॉन और इस हाइड्रोजन के बीच में ऑलरेडी बॉन्डिंग थी, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो इस बोरॉन से भी एसोसिएशन बनेगा, इसका मतलब केवल 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला एटम भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है और ये भी यूज कर रहा है, ठीक है। वैसे जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर वाले, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर वाले, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर का मतलब होता है दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बना है, और 2 सेंटर का मतलब होता है 2 एटम इन्वॉल्व है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसी 2 इलेक्ट्रॉन को ये बोरॉन भी यूज कर रहा है, इसके भी बॉन्ड की फुलफिल कर रहा है, हाइड्रोजन का भी फुलफिल हो रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ भी मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी यूज कर रहा है, शेयरिंग हो गई, इस 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके इसके और इसके बीच में हो गई, इसलिए इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नाम क्या है इसका, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर्ड नाम क्यों दिया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कितने एटम यूज कर रहे हैं, 3, ये 2 तो कर ही रहे थे, इनके बीच में तो ओरिजिनल था ही था। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर भी जा रहा है, इसकी भी भूख को शांत कर रहा है, इसकी भी दिक्कत को कंप्लीट कर रहा है, तो 3 1 2 3 एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नीचे भी इसी तरीके की सिचुएशन होगी, इधर वाला ये इलेक्ट्रॉन इसके इस वैकेंट में जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड को क्या बोला, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। BH3 और BH3 के बीच में ये बॉन्ड ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए नाम क्या हो गया, ब्रिज बॉन्डिंग। नाम क्या हो गया, ब्रिज बॉन्डिंग। ये जो हाइड्रोजन है इनको क्या बोलोगे, ब्रिज हाइड्रोजन। क्या बोलोगे, ब्रिज हाइड्रोजन। इसको भी क्या बोलोगे, साइड वाले को नहीं बोलोगे, ब्रिज हाइड्रोजन, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग।
बनाना भी एक्सप्लेन कर देते हैं। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला, एक हाइड्रोजन बीच में है तो क्या नाम हो गया, ब्रिज बॉन्डिंग। इन हाइड्रोजन को बोलेंगे ब्रिज हाइड्रोजन। काट दो। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि अगर फोन कट रहा है तो मतलब कहाँ पे है, क्लास में। तो ब्रिज तीसमझ में आ गया, क्यों बोला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों बोला 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या पूछा था आपने, ये बना लिया, ये बना लिया। ये तो शुरू में ही बना लिया होगा ना लाइक। ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, बीच वाले हाइड्रोजन को ब्रिज बॉन्ड लिखो, ब्रिज हाइड्रोजन लिखो, ब्रिज बॉन्ड लिखो, 3C 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बादल जी लिख लिया आपने सब। आजकल आप क्लास में एक्स्ट्रा मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह, तो वो तो फिर मैड होते हैं मुस्कुराते। ऐसा क्यों कर रहे हो बादल? चलो, अभी अभी किसने पूछा था सवाल, वेदांश ने पूछा, वेदांश को भी आंसर दे दिया जाए। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक घूमेगा, कहाँ से कहाँ तक नाचेगा, ये इधर से इधर। अगर इसको सबको हटा करके एक शेप ऐसा बना दो तो बनाना जैसा बॉन्ड, बनाना जैसा शेप बन जाएगा, इसलिए बनाना नाम। हाँ, इस तरीके से पिक्चर ऐसी ही बनी होगी बुक में, मेरे से अच्छी बन नहीं रही है, बनाना जैसा शेप। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो इधर पे यूज हो, बना लो जल्दी से। और क्या, अभी तो याद है कि बनाना क्यों बोलते हैं, बाद में याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? हंसने की बात नहीं है, बट कैसे कर रहा है। मॉलिक्यूल देखा, शेप बनाया साइंटिस्ट ने, एक आपको क्या कहते हैं डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करने के लिए क्या नाम दे दिया, बनाना। तो आप हंसे ही जा रहे हैं, पॉपुलर नेम है ये। जैसे ही बोले कोई बनाना बॉन्ड मतलब कौन सा मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और में भी प्रेजेंट होता है लेकिन पहला रिपोर्टेड इसी में, B2S6 डाइबोरेन। तो बनाना भी पढ़ लिया आपने, बैक बॉन्डिंग भी पढ़ ली। कौन है ये बच्चे?